हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने नीट अवतार सीरीज का आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास बस ये इक्विलिब्रियम आज खत्म हो जाएगा, तो बस सॉल्यूशन बचे रहेगा और थर्मो बचा रहेगा। बस यही दो चैप्टर बाकी रहेंगे, बाकी हमने निपटा दिया है। तो जिसको देखना हो जाके स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हैं। इतनी गारंटी है 15-20 जो भी क्वेश्चन आएंगे फिजिकल में सारे यहीं से आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, फिजिक्स में भी मॉडर्न फिजिक्स करा दिया हूँ, रोटेशनल यूडीएम करा दिया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये सारे वैल्यूज तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि log x इंटू वाई log m प्लस 1 होता है, log x प्लस वाई होता है। डिवीजन में है तो माइनस हो जाता है, x से पावर y है तो y log x हो जाता है। सब कुछ बता चुका हूँ। और log 1 से 10 तक का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी मैंने बोला था कि याद करना। ठीक है, आगे बढ़ो। एंटी लॉग निकालना सिखा दिया था। अगर 5 का एंटी लॉग निकालना है तो 10 पे पावर 5 हो जाएगा, 6 का 10 पे पावर 6 हो जाएगा। मान लो 10.76 है तो लिख दो 10, इसको लिख सकते हो 10 प्लस 0.76। ये 10 जो बड़ा वाला अंक होता है पावर में जाता है तो 10 टू पावर 10 हो जाएगा, प्लस 0.76 किसका होगा, लगभग किसका होता है, ये 5 का लगभग होता है। 5 का लॉग है ना इतना 0.76, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 10। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। कई बार ऑलरेडी सिखा सकता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखाया था, केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया था और यहाँ पर भी सिखा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। एसिड बेस में हमेशा याद रखना HClO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। उसके बाद तुम्हें दिखेगा कि HI, उसके बाद फिर HCl, यहाँ पे HBr, फिर HCl। जो HF हमारा होता है, HF हमारा वो वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में कुछ पॉइंट याद रखना कि स्ट्रॉन्ग में HClO4 HI HBr H2SO4 HCl HNO3 होता है, लेकिन जब वीक में आओगे तो देखो HClO4 तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद O3 O2 O HClO3 HClO2 HClO ये वीक है। और यहाँ पे HI HBr HCl ये हमारे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन HF हमारा क्या है, वीक है। ठीक है, HCl भी वीक होता है और H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन H2SO3 वीक होता है। HNO3 हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन HNO2 क्या होता है, वीक होता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें हमेशा काम आएंगी, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में आ जाओ। सारे फर्स्ट एक जो ग्रुप के मेंबर होते हैं उनके सारे हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम हाइड्राइड, लिथियम LiOH। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो LiOH हमारा क्या होता है, वीक होता है। ठीक, बाकी जितने भी बाकी होंगे NH4 हो या ZnOH एल्युमिनियम फेरस, यानी डी ब्लॉक वाले जितने मेटल वाले होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, वीक होंगे। तो ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ो। तुमने हमेशा सुना होगा डबल साल्ट और कम्प्लेक्स साल्ट के बारे में। तो जो डबल साल्ट होता है वो हमारा स्टेबल होता है केवल सॉलिड्स में, उसका एग्जाम्पल है पोटासियम। जो कम्प्लेक्स साल्ट होता है वो स्टेबल होता है सॉलिड स्टेट में और एज वेल इन सोल्यूशन में, जैसे K4FeCN6। तो बस इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, बस इतना याद रखना कि डबल साल्ट में जो होता है वो केवल सॉलिड में स्टेबल होता है, जो कम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो केवल सॉलिड में और सॉल्यूशन दोनों में स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी, थोड़ा सा थियोरी वाला पार्ट है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी देखो कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। चलो थियोरी पार्ट में आ जाओ। सबसे पहला कंसेप्ट है आरएनएस का। आरएनएस ने बोला एसिड और बेस के बारे में। एसिड क्या होता है, जो H+ दे। बेस क्या होता है, जो OH- दे, लेकिन किसमें, केवल एक्वा सोल्यूशन में। एग्जाम्पल क्या है, HCl H2SO4। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, NaOH MgOH के प्राइस, यानी केवल एक्वा सोल्यूशन में जो H+ दे एसिड है, जो बेस दे, और जो OH दे वो बेस है। ठीक, आरएनएस के हिसाब से जो पानी था हमारा क्या था, न्यूट्रल था। आरएनएस के हिसाब से पानी हमारा न्यूट्रल था। और आरएनएस से बोला, आरएनएस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो H3BO3 था, क्योंकि ये तो H+ देता नहीं है, तो हमारा क्या है, ये आरएनएस एसिड नहीं है। ठीक, और लिमिटेशन क्या है, आरएनएस का ड्रॉबैक क्या था, ये केवल एक्वस के लिए होता है, केवल वाटर सॉल्वेंट के लिए होता है। ठीक, आगे बढ़ो। उसका था ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। इसने बोला कि एसिड वो होगा जो H+ देगा, बेस होगा जो OH- देगा। उसने भी वही बोला था, लेकिन उसने बोला था केवल एक्वस में, इसने बोला किसी भी सॉल्वेंट में। ठीक है, और उसके हिसाब से पानी हमारा न्यूट्रल था, इसके हिसाब से पानी हमारा क्या था, एम्फोप्रोटिक था। ठीक है, लॉरी के हिसाब से। तो HCl NH3 बेस है, इसका कंजुगेट बेस Cl- हो गया, इसका कंजुगेट एसिड NH4। यानी कि तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर तुम कभी भी, ये एसिड है ना, एसिड है ना, इसका कंजुगेट बेस तुमको निकालना है तो H+ हटा दो। H+ तुमने हटा दिया, रिमूव करो 1H+। कंजुगेट एसिड निकालना हो तो एक H+ जोड़ दो, यानी बेस बनाना है तुमको, कंजुगेट बेस बनाना है तो एक H+ निकाल दो, कंजुगेट एसिड बनाना है तो एक H+ जोड़ दो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। और कॉन्जुगेट एसिड बेस अगर पेयर होगा कहीं पे, तो वहाँ पे K × Kb जो होगा KW हो जाएगा। और जब इसका लॉग ले लोगे तो PK + PKb PKW के बराबर हो जाएगा। ये K क्या है और Kb क्या है, KW क्या है, अभी तुम्हें आगे पता चलेगा। बस इतने में याद रखना कि एसिड बेस जब पेयरिंग होगी
तो के इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू होता है और पी के प्लस पी के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू होता है। ये तो समझ गया होगा ना, लॉग ले लेंगे तो पी के हो जाएगा उल्टा। इसके भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी के भी मतलब ड्रॉबैक थे, क्या थे कि वो एसिड और बेस को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो अप्रोटिक एसिड्स होते हैं उनके बारे में बता ही नहीं पाया। जैसे मान लो जो H+ दे रहा हो तो एसिड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो H+ नहीं देंगे वो भी तो एसिड है। जैसे SO2 भी एसिड है, SO3 भी एसिड है, CO2 भी एसिड है, AlCO3 भी एसिड, AlCl3 भी एसिड है। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो नहीं बता पाया, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। थियरी भी साथ साथ में होता जा रहा है, समझ लेना। लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस भैया ने बोला, इसने H2O को उसने बोला था न्यूट्रल, ब्रॉन्स्टेड ने बोला एम्फोप्रोटिक, इसने बोला कि पानी बेस है, लेविस ने बोला कि पानी बेस है। ठीक है, तो लेविस एसिड और ये लेविस बेस के बारे में तुमने पढ़ा होगा, लेविस एसिड के बारे में तुमने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो वहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसके पास है वो हमारा क्या है, लेविस एसिड है। ठीक है, बैक एंड डी ऑर्बिटल जिसके पास है वो भी लेविस एसिड की तरह काम करेगा। मल्टीपल बॉन्ड जिसके बीच में है वो भी डिफरेंट टीएन है तो वो भी काम करेगा, जैसे CO, SO2, SO3। देख रहे हो, इसने सबको एक्सप्लेन कर दिया। केटायन भी कभी कभी काम करते हैं, फाल्स केटायन भी कभी कभी काम करते हैं, इसने सबको एक्सप्लेन कर दिया। हमको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो बस हमको इतना याद रखना है कि जो लेविस एसिड था उसका एडवांटेज क्या था, H2O क्या था। H2O हमारे बेस की तरह काम करता है। एडवांटेज ये था कि उसने सारे एसिड को विदाउट एनी सॉल्वेंट कर दिया। उसने आर्हेनियस ने बोला पानी में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बोला कि कोई भी ले लो, कोई भी मीडियम ले लो, इसने बोला विदाउट एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है, इसने एक्सप्लेन कर दिया। उसने एक्सप्लेन और एसिड और बेस, ऐसे भी एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया जो अदर कंसेप्ट के द्वारा नहीं बताया गया, जैसे SO2, SO3 सबको इसने एक्सप्लेन कर दिया। डिसएडवांटेज क्या था, ये भी प्रैक्टिकली फेल हो गया। और ये तो मेन जो डिसएडवांटेज तुमसे अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछा जाएगा कि लेविस के हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन क्या था, स्लो प्रोसेस था, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन एक्चुअली में एक फास्ट प्रोसेस होता है। तो ये इसका ड्रॉबैक था, और इसने रियल एसिड रियल बेस को फेल करके बताने में। ठीक, एसिड की स्ट्रेंथ बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा ClO4, फिर HI, HBr, HF सबसे कम आता है, HF यहाँ आएगा। ठीक है, आ गया ना, यहाँ पे सबसे वीकेस्ट एसिड होता है हेलोजन वाले ग्रुप में। ठीक है, H2SO4 का स्ट्रॉन्ग होगा HCl से, HCl स्ट्रॉन्ग होगा HNO3, इसको ध्यान रखना। ठीक, अब देखो pH स्केल दिया था किसने, सोरेंसन ने दिया था। pH स्केल तो क्या होता है, -log H+ होता है, और -log H+ को अगर तुम 1/H+ लिख दोगे तो प्लस हो जाएगा ना। -log H+ है, तुमने इसको अगर 1/H+ लिखा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू log 1/H+। तो अगर pH x है तो H+ क्या होगा, जैसे pH मान लो दिया है 5, तो H+ क्या होगा बाबू, 10⁻⁻5। समझ में आया, 10⁻⁻6। तो देखो ये जो सोरेंसन स्केल था, ये मान लो बोलता है कि न्यूट्रल हमारा 7 के राउंड आता है एक्वस में। तो तुम अगर pH तुम बढ़ाते जा रहे हो, जैसे तुमने क्या किया, pH क्या करा है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तुमने pH इधर बढ़ाया, तो pH बढ़ने का मतलब हो गया बेसिसिटी बढ़ा रहे हो, बेसिसिटी बढ़ा रहे हो। ठीक है, और तुमने अगर इधर 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 तुम चले गए, जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो तुम क्या कर रहे हो, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, किसका, एसिड का। समझ में आ गया होगा तुम्हें। ये pOH का टर्म दिया है, यहाँ pH दिया, देखो यहाँ पे pH दिया ना, देखो pH देखो, 0 से इधर जा रहे हो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड था, धीरे धीरे वीक होता जाएगा, फिर आएगा न्यूट्रल पॉइंट, फिर वीक बेस स्टार्ट होगा, फिर स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि 7, 8, 9 वीक बेस होंगे, 10, 11, 12, 13, 14 स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ठीक, pOH क्या होगा, माइनस में log OH माइनस, सेम वही कंसेप्ट है, माइनस में log H+ था, यहाँ पे माइनस में log OH माइनस log 1/OH। ओसवाल का डाइल्यूशन ला, ओसवाल का डाइल्यूशन ला का सबसे मेजर जो फेज है वो क्या है कि वो केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। जैसे मान लो AB है, A+B वैसे टूटा, पहले C था, ये 0, 0। मैंने तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाते टाइम बोला था कि अगर डिसोसिएशन के टर्म में लिखना है तो C-X नहीं करोगे, C-C अल्फा करोगे, C अल्फा। यहाँ से निकालोगे K इक्वल टू क्या आएगा, K क्या होता है बाबू, C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C-C अल्फा आएगा ना, यानी C1 - अल्फा, C से C खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1/1 - अल्फा। लेकिन हमको मालूम है 99% केसेस में क्या दिया होगा कि अल्फा जो है 1 से बहुत ही कम है, 1 से बहुत कम है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो K इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, K हमारा क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलो। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, रूट में KYC, तो तुम्हें दिख रहा होगा अल्फा जो है कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अल्फा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कंसंट्रेशन के रूट में है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में वॉल्यूम के है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी।
यानी कि तुम देख रहे हो जैसे तुम डाइल्यूशन बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, यानी अल्फा डायरेक्टली पोस्ट टू डाइल्यूशन भी हो गया, रूट में डाइल्यूशन। लिमिटेशन क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं लगता है, ठीक है, डाइल्यूशन ला जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, तुम डाइल्यूशन बढ़ाए अल्फा बढ़ा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा 100% होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक। आगे आ जाओ, अल्फा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या है, वॉल्यूम मिल गया ना हमको, अल्फा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, रूट में कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट में वॉल्यूम, तो तुम लिख दोगे अल्फा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम पे पावर डेल्टा एन जी अपॉन सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, इतना ध्यान रखना गैसियस प्रोडक्ट, यानी मान लो लिखा है ए प्लस 2b माइनस 3c प्लस डी, तुम लिखोगे अल्फा इजकल टू वी, डेल्टा एन जी कितना बताओ, 3 1 4 में से 2 1 3 जा कितना 1 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक गैसियस प्रोडक्ट का 3 1 4 1, ये हो जाएगा अल्फा इजकल टू वॉल्यूम पावर 1/4। समझ में आ गया होगा। और लेकिन 1 अपॉन प्रेशर करोगे तब भी वही होगा, डेल्टा एन जी इजकल टू सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट ही लेना है, रिएक्टेंट का मत लेना। डेल्टा एन जी में तुमने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। डेल्टा एन जी अगर जीरो होगा उसका मतलब इक्विलिब्रियम पे है, यानी जो अल्फा है वो इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम के, इंडिपेंडेंट है प्रेशर के, क्योंकि जैसे तुमने डेल्टा एन जी जीरो लिया तो अल्फा डायरेक्टली इक्वल टू वॉल्यूम पर जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 1, तो अल्फा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा वॉल्यूम के और इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रेशर के, ठीक। आगे आ जाओ, मोनोबेसिक एसिड है, यानी जैसे कोई भी चीज़ मतलब उसमें एक एच प्लस है तो मोनोबेसिक होगा, तो एच प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी अल्फा हो जाएगा, एच प्लस का वैल्यू सी अल्फा है, हमको मालूम है अल्फा इक्वल टू क्या होता है, रूट में के वाई सी, अभी हमने पढ़ा ना अल्फा का वैल्यू क्या होता है, रूट में के वाई सी, वो के इक्वल टू क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर, इसको तुम पुट करो, इस अल्फा को तुम पुट करो यहाँ पे तो एच प्लस हो जाएगा रूट में के इंटू सी, तो पी एच हो जाएगा हाफ पी के माइनस होता है हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी, ठीक। बेस वाले जब केस में आओगे तो के भी आ जाएगा, मोनो एसिडिक बेस लिखा है और मोनो बेसिक एसिड लिखा है, ठीक है, तो के भी हो जाएगा, मोनो एसिडिक बेस है ना, बेस के लिए क्या लिखोगे ओ एच माइनस इक्वल टू सी अल्फा, यहाँ पे एच प्लस इक्वल टू सी अल्फा था, बस चीज़ों को रिलेट करो, यहाँ पे एच प्लस सी अल्फा है, ओ एच माइनस सी अल्फा है, एच प्लस रूट में के इंटू सी है, ये क्या है के बी इंटू रूट में सी है, यहाँ पे पी के माइनस है, यहाँ पे पी के बी माइनस है, बस सेम चीज़ है, बस पी के बी रख दो, और के और के बी क्या है, नेशन कांस्टेंट है, बी के एसिड है, बी क्या है बी बेस का है, दोनों डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, ठीक। आगे बढ़ो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने बोला डिग्री ऑफ एनेशन कितना होगा 100% होगा, अल्फा वैल्यू 1 हो जाएगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा वैल्यू क्या होगा लेस देन 100, यानी 100% से कम होगा, यानी अल्फा इज लेस देन 1। कॉमन एन इफेक्ट अगर लगाओगे तो अल्फा वैल्यू अपने आप घटेगा, और ऑड एन इफेक्ट लगाओगे तो अल्फा वैल्यू बढ़ेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉमन एन इफेक्ट लगाओगे तो अल्फा वैल्यू घटेगा, ऑड एन इफेक्ट लगाओगे तो अल्फा वैल्यू बढ़ेगा, कैसे, जैसे मान लो CH3COO से टूटेगा CH3COO माइनस और H प्लस में, CH3COO Na है ये टूट गया इसमें और इसमें, तुमने देखा दोनों हमारे क्या हो गए कॉमन एन बढ़ा, जब ये हमारा बढ़ रहा है जब ये हमारा बढ़ जाएगा तो H प्लस अपने आप घटेगा, तो अगर ये बढ़ा तो H प्लस घटा यानी कि अल्फा हमारा घट गया, बात ही खत्म, ठीक है, क्योंकि H प्लस क्या होता है सी अल्फा, तो अल्फा घटा H प्लस घटा तो अल्फा घटेगा, बात खत्म। ऑड एन में क्या होगा, जैसे CH3COO नेगेटिव, यहाँ पे H प्लस, NaOH में Na और OH, तुमने देखा पानी है पानी बन गया, H प्लस और OH माइनस क्या बना पानी बन गया, पानी जैसे बना अल्फा वैल्यू बढ़ गया, अल्फा वैल्यू जैसे बढ़ा तो क्या हुआ, ऑड एन इफेक्ट में अल्फा वैल्यू बढ़ेगा और कॉमन एन इफेक्ट में अल्फा वैल्यू घटेगा। कॉमन मतलब सेम, ऑड में मतलब अलग, ऑड में लगभग पानी बन जाता है, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ बन के निकल जाता है, तो बस इतना याद रखना, कॉमन में घटेगा ऑड में बढ़ेगा। वाटर का केस में देखो, वाटर में पानी ऐसे टूटता है, के डब्ल्यू हमारा क्या होगा, वहाँ पे क्या था आयनाइजेशन कांस्टेंट था ना, यहाँ पे क्या होगा के डब्ल्यू क्या है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, के डब्ल्यू क्या है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक। और पी के डब्ल्यू क्या होता है, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पी के डब्ल्यू क्या होगा पी एच प्लस पी ओ एच के बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो तुम के डब्ल्यू इक्वल टू हो सकता है एच प्लस और ओ एच माइनस, ये होता है के डब्ल्यू, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना के डब्ल्यू इक्वल टू, के डब्ल्यू याद करो, के डब्ल्यू जो होगा के डब्ल्यू क्या है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी आयनिक प्रोडक्ट जब वाटर होगा वो एच प्लस इंटू ओ एच माइनस के बराबर होगा। जब इसका पी के डब्ल्यू लिखोगे तो हमको मालूम है जब लॉग लोगे तो क्या होता है, जो क्रॉस वाला होता है वो क्या होता है ऐड हो जाता है, तो पी एच प्लस पी ओ एच हो जाएगा, और यहाँ से जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर होगा के इक्वल टू क्या हो जाएगा के डब्ल्यू इंटू एच टू हो जाएगा, के डब्ल्यू अपान एच टू हो जाएगा, तो इसको याद रखो, यहाँ से इसको निकाल लोगे और इसको याद रखना के इक्वल टू के डब्ल्यू अपन एच टू हो, जहाँ पे के डब्ल्यू हमारा क्या है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है और के हमारा क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। अगर प्योर पानी है तो एच प्लस ओ एच माइनस के बराबर होगा, पीएच होगा अपना पीओएच के बराबर होगा, और पीएच ऑफ प्योर वाटर क्या होगा पी के डब्ल्यू बाई 2 हो जाएगा,
पी के डब्ल्यू बाई 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 पी एच इजकल टू पी के डब्ल्यू हो जाएगा। तो पी एच क्या हो जाएगा पी के डब्ल्यू बाई 2। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो अल्फा का वैल्यू होता है पानी के लिए 1.8 इंटू 10⁻⁷ होता है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और के का वैल्यू क्या क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, इतना होता है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अल्फा इज ग्रेटर देन के है, 10⁻⁷ ज़्यादा होगा ना के से, के। अब देखो तुमने देखा 25 डिग्री सेल्सियस पे के का वैल्यू 10⁻14 होता है, इसका मतलब क्या होता है पी एच, और पी एच कितना है 7 है। अरे 10 देखो के डब्ल्यू का वैल्यू 10⁻14 है, तो पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना 14 है, तो पी एच प्लस पी ओ एच कितना होता है 14। तो हमको क्या मालूम होगा 2 पी एच इजकल टू 14, क्योंकि बराबर होता है ना, तो पी एच कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखो पी एच हो गया 7, पी ओ एच भी हो गया 7, और पी एच प्लस पी ओ एच 14 हो गया। लेकिन तुम जैसे जैसे टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया अल्फा बढ़ा, डिसोसिएशन बढ़ा, वैसे एच प्लस का वैल्यू टूटा, एच प्लस और टूटा, पानी और टूटा, एच प्लस और बना। एच प्लस जितना ज़्यादा बनता है उतना ज़्यादा के डब्ल्यू बनता है, इतना याद रखना, बस इतना याद रखो। एच प्लस जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा के डब्ल्यू बनेगा, एच प्लस जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा के डब्ल्यू बनेगा। तो जैसे एच प्लस बना के डब्ल्यू बढ़ा, के डब्ल्यू बढ़ा मतलब कितना हुआ, पहले के डब्ल्यू कितना था 10⁻14 था, यहाँ देखो अब 10⁻12 हुआ, तो पी के डब्ल्यू 14 हुआ, तो पी के डब्ल्यू यहाँ पे 12 हो गया, यानी पी के डब्ल्यू क्या होगा हमारे पास घट गया। के डब्ल्यू बढ़ा, पी के डब्ल्यू घटा, तो यहाँ पे पीएच कितना था 7 आएगा, यहाँ पीएच कितना आएगा 6 आ जाएगा, बात खत्म, पीएच घट गया, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे पीएच घट गया, बात ही खत्म। और के डब्ल्यू हमेशा के से ज़्यादा होगा, क्योंकि के डब्ल्यू का वैल्यू हमेशा के से ज़्यादा होगा, क्योंकि के का वैल्यू कितना है बाबू, के का वैल्यू देखो यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻16 है, और के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है 10⁻14 हो सकता है, 10⁻12 हो सकता है, तो हमेशा ज़्यादा ही होगा। आगे बढ़ो। एसिडिक सोल्यूशन का जो पीएच होता है वो हमेशा कम होता है प्योर वाटर से, इतना ध्यान रखना। एसिडिक सोल्यूशन का जो पीएच होगा प्योर वाटर के पीएच से हमेशा, जैसे पीएच मान लो प्योर वाटर का 7 है, तो एसिडिक वाला 1 to 6 वाला होगा, और बेसिक वाला का हमेशा 7 से ज़्यादा होगा, प्योर वाटर से हमेशा ज़्यादा होगा। अभी तो मतलब जो सोरेंसन का ग्राफ था वो उसी वही तो बताता है कि न्यूट्रल अगर 7 है तो इधर वाले सारे एसिडिक होंगे, इधर वाले सारे बेसिक होंगे, वही पॉइंट में लिखा हुआ मैंने। एक बार ये उसका देख लो, के डब्ल्यू 25 डिग्री सेल्सियस 10⁻14, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, एच प्लस बढ़ा, के डब्ल्यू हमारा बढ़ गया, के डब्ल्यू 10⁻12 है, पी के डब्ल्यू 14 ये 12 है, पी एच हमारा 7 ये 6, एच प्लस 10⁻7 10⁻6, और यहाँ पे लिख लो। ठीक। साल्ट का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मान लो HCl हो और NaOH हो, दोनों स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इनका न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता इनका, और ये लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का तो प्रॉपर्टी हमको सॉल्यूशन में मिलेगा, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक मतलब क्या होगा केटानिक हाइड्रोलिसिस होगा, क्या होगा केटानिक हाइड्रोलिसिस, इतना ध्यान रखना केटानिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे के एच का वैल्यू क्या हो जाएगा CH², वहाँ पे देखो सब कुछ रिलेट करना है, के एच का वैल्यू क्या था C∝², यहाँ पे बस क्या हो जाएगा KH=CH², बात खत्म। और के की जगह क्या होगा KH हो गया, अल्फा की जगह क्या हो गया H हो गया, बस बात खत्म। और KH=KW/KB, KW/KB, बस इतना ध्यान रखना। एक चीज़ और याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो यहाँ पे KB लग रहा है, के मत लगा देना, के न मत लगाना, KB। तो यहाँ से H का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस H के वैल्यू को यहाँ से निकाल लो, H² क्या रूट में KW/KB, और नहीं इसको पुट करके ये निकालोगे तो अच्छा आ जाएगा रूट में KW/KB इंटू C, और वहाँ पे क्या था H प्लस क्या था C अल्फा था, यहाँ पे हो जाएगा C इंटू H, H प्लस C इंटू H, H हमने यहाँ से निकाल लिया, H का वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये आ गया रूट में KWC/KB। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, फार्मूला ये बस याद करो। पीएच देखो 7, क्योंकि एसिडिक है ना, एसिडिक में हमको क्या मालूम है कि 7 से कम ही रहेगा, तो 7 में से -PKB -log घटा दो। बेसिक में आओ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सोल्यूशन हो गया, और बेस है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया। यहाँ पर भी KH/CH² हो जाएगा, KW/Ka हो जाएगा, यहाँ पे KB था यहाँ पे K हो जाएगा। यहाँ से इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे KW/KB था, यहाँ पे KW/Ka इंटू C हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे CH था, यहाँ पे CH की सेम फॉर्मूला था, बस के की जगह KB की जगह K आ गया, और हमने मालूम है कि 7 से ज़्यादा होगा, बेसिक है तो 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ log C, जहाँ पे माइनस था दोनों में, यहाँ पे दोनों में प्लस आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वीक एसिड वीक बेस है तो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का हाइड्रोलिसिस जो होता है केटायन का भी होगा एनायन का भी होगा, यहाँ पे केटायनिक था यहाँ पे एनायनिक था, यहाँ पे दोनों होगा। ठीक। और KH का जो वैल्यू होगा वो H² के बराबर होगा, तुम्हें दिख रहा होगा C नहीं है, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। तो KH का वैल्यू KW/KB
के इंटू के बी। यहाँ पे क्या था, के डब्ल्यू अपन के बी था, के डब्ल्यू अपन के था, यहाँ पे दोनों हो रहा है तो के डब्ल्यू अपन के इंटू के बी। यहाँ पे के डब्ल्यू अपन के इंटू सी था, यहाँ पे के डब्ल्यू अपन के इंटू के बी, क्योंकि सी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो के डब्ल्यू अपन के इंटू के बी। एच प्लस आ गया के इंटू एच, ठीक है, सी पे डिपेंड नहीं करेगा, सी पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे सी इंटू एच था, सी इंटू एच था, यहाँ पे के इंटू एच होगा, और के का वैल्यू के इंटू एच जब पुट करोगे तो के डब्ल्यू इंटू के अपन के भी आएगा, और यहाँ पे एक में प्लस रहेगा पहले वाले में, फिर माइनस रहेगा, यानी 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। के एच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट है, के आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, के बी बेस का है, एच हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, सी कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है, ठीक है। ये जो हो सकता है, जो वीक एसिड वीक बेस होते हैं उनमें मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होता है, और पीएच और एच दोनों इंडिपेंडेंट है, सी के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो के एच का वैल्यू जो होगा सी एच स्क्वायर नहीं होता, सी एच स्क्वायर 1 माइनस एच होता है, लेकिन जैसे मालूम है एच इज लेस देन 1 हो जाएगा तो सी एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। पीएच देखो सिंगल कंपाउंड है, सिंगल सब्सटेंस। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या होता है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड प्लस 10 टू द पावर -7। ये 10 टू द पावर -7 कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, ठीक है। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, लेकिन तुम्हें दिखेगा कि हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, नेगलेक्ट स्मॉलर वैल्यूज इन, क्योंकि देखो इफ एटलीस्ट 100 टाइम्स स्मॉलर। देखो कह रहा है कि अगर दो चीज़ दी हुई है, ठीक है, उसमें से अगर एक 100 गुना कम है तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो वही 10 के पावर -7 को हम लोग लगभग नेगलेक्ट ही कर देते हैं, सीधे हम लोग क्या करते हैं पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। लेकिन ये होता है, तुमको पीवाईक्यू में एक जगह मिलेगा कि जहाँ पे 10 के पावर -7 तुमको यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें कराऊंगा, दिखाऊंगा। स्ट्रॉन्ग बेस में वही होगा, ठीक है। बीक एसिड का मैंने बता दिया, रूट में के इंटू सी, और बीक बेस का मैंने भी तुम्हें रूट में के बी इंटू सी बता दिया था ऊपर। अगर पीएच 2 है तो एच प्लस 10 पावर -2 मोलैरिटी में कभी मत लिखना, जो एच प्लस आएगा वो हमेशा नॉर्मेलिटी में आएगा। पीएच अगर 2 है तो जो एच प्लस आएगा वो 10 पावर -2 मोलैरिटी में नहीं आता, वो 10 टू पावर -2 नॉर्मेलिटी में आता है। इतना ध्यान रखना, ये बहुत छोटा सा है, लेकिन देखने में छोटा लगे तो घात करो, गंभीर चोट पहुंचा सकता है तुम्हें ये क्वेश्चन करते टाइम। आगे आ जाओ। मोर देन 1 है, नॉन रिएक्टिंग है। अभी तो सिंगल था, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग स्टेट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या करोगे, एच प्लस क्या निकालोगे, N1B1 प्लस N2B2 अपन B1 प्लस B2, OH माइनस में N1B1 प्लस N2B2 B1 प्लस B2, OH माइनस निकल गया तो POH निकाल दो, और फिर 14 में से घटा दोगे तो पीएच आ जाएगा यहाँ से, बस बात खत्म। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, इनके केस में H प्लस और OH माइनस को जो वीक से आता है, जैसे मान लो वीक बेस है, यहाँ से जो H प्लस और OH माइनस आएगा उसको निगलेक्ट कर देंगे, बस बात ही खत्म। वैसे कॉमन इफेक्ट वैसे, लेकिन इसका कोई जरूरत हमको पड़ेगा नहीं, हम लोग सारे क्वेश्चन यहीं से अपना यहीं से निकाल लेंगे। मोर देन 1 है, रिएक्टिंग है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, साल्ट बन गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और पानी बन गया, तो मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन N1B1 है, स्ट्रॉन्ग बेस का N2B2, तो मान लो अगर दोनों बराबर हो गया N1B1 N2B2 तो क्या होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, एसिड बेस बराबर हो गया। मान लो N1B1 ज़्यादा हो गया, यानी कि एसिड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एच प्लस का N1B1 माइनस कर देंगे, और N2B2 हो गया तो N2B2 में से घटा देंगे, यानी जिसका ज़्यादा हो गया उसमें से घटा देंगे इसको। अभी मैंने तुम्हें सॉल्यूशन जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी ये पढ़ा जाएगा डाइल्यूशन के केस में, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसमें से घटा देंगे, बस बात खत्म। बफर सॉल्यूशन, बफर दो तरह के होंगे, एसिडिक बेसिक बफर। एसिडिक बफर को पहचानने का सिंपल सा तरीका, बीक एसिड होगा और उसी बीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होगा, बीक एसिड उसी एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट। जैसे देखो बीक एसिड इसका साल्ट, जैसे CH3COOH है, बीक एसिड है उसी के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, यानी कि CH3COO, CH3COO बीक एसिड का हो गया, किससे आया है, CH3COOH का बीक एसिड हो गया, और Na कहाँ से आया, NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस से, यानी इसका साल्ट हो गया। बेसिक बफर क्या होगा, बीक बेस होगा और उसी बीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट, जैसे NH4OH है, बीक बेस है, उसमें NH4Cl जोड़ दिया तुमने, NH4 हमारा क्या है, बीक बेस है, और Cl क्या है, HCl से है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। बस इसको पहचानने का सिंपल सा फंडा था ये, यानी कि एसिडिक बफर मतलब बीक एसिड हो और उसी बीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट हो, बेसिक बफर हो, बीक बेस हो और उसी बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट हो, बस बात खत्म। बफर देखो सिंपल बफर वही हमारा जो बीक एसिड बीक बेस हमने पढ़ा था, pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके, ये सिंपल बफर होता है। एसिडिक बफर में pH का फॉर्मूला हो जाएगा पीके माइनस लॉग एसिड अपन कॉन्जुगेट बेस। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधे याद करना ये है कि pH इक्वल टू क्या होता है, पीके प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड। साल्ट में क्या होगा, साल्ट कैसे होगा, जैसे CH3COONA ये साल्ट होगा, और एसिड क्या होगा, CH3COOH हो जाएगा, तो ऐसे दिया होगा, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी कहाँ गया, समझ में आ गया ना। साल्ट अपन एसिड कर लो, या साल्ट को तुम क्या लिख सकते हो, कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक बफर है ना, तो एसिडिक का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस ही तो बनता है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, एक याद रखो
बस साल्ट के लिए कॉन्जुगेट बेस लिख देना, कॉन्जुगेट बेस दिया होगा तो नहीं तो साल्ट से काम चल जाएगा। ठीक है, बेसिक में क्या होगा, यहाँ पे पी के प्लस था, यहाँ पे पी के वी प्लस लॉग साल्ट। जैसे पी मान लो के दिया है 10⁻⁻14, तो के दिया है 10⁻2, तो पी के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस बात खत्म। ऊपर बताया हूँ ना मैंने। तो पी के बी प्लस लॉग साल्ट बाई बेस होगा, यहाँ पे साल्ट बाई एसिड था और लॉग कॉन्जुगेट एसिड बाई बेस था, यहाँ पे बेस बाई एसिड था, बस बात खत्म। बस फॉर्मूले याद रखो, सारे क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे। देखो एसिडिक बफर का पीएच रेंज क्या होगा, पी के +-1, बेस का भी वही होगा पी के बी +-1। पीएच पी के बराबर होगा तो मैक्सिमम बफर एक्शन होगा, यहाँ पर भी पीएच पी के बी बराबर होगा तो मैक्सिमम बफर एक्शन होगा। बफर कैपेसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच प्लस और ओ एच माइनस एडेड पर लीटर। हम लोग कितना एच प्लस और ओ एच माइनस जोड़ रहे हैं पर लीटर अपन चेंज इन पीएच। मान लो हमने कितना जोड़ा, मान लो हमने 10 मोल जोड़ा, 10 मोल एच प्लस और वहाँ पे 2 का चेंज हुआ तो 10/2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम से लीटर। पहले ही बता रहा हूँ मैं कई बार से, जैसे कंसंट्रेशन होता है नंबर अपन वॉल्यूम, वैसे सॉल्युबिलिटी भी होता है नंबर अपन वॉल्यूम मोल्स। सॉल्युबिलिटी ने अगर ग्राम पर लीटर में दिया है तो उसको पहले मोल पर लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। जैसे सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर मान लो दिया है 18 है और पानी है तो उसको पहले मोलर मास से डिवाइड कर लो, 18/18 तो किस में आ जाएगा, 1 मोल पर लीटर आ गया। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो है, देखो सॉल्युबिलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है अपन वॉल्यूम है, लेकिन सॉल्युबिलिटी ना ही अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स पे, ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। इतना ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, दोनों पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर पे, कॉमन आयन पे और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता, नेचर पे डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी बताते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, केवल इक्विलिब्रियम के कंडीशन लिखते हैं, 1 यूनिट इक्विलिब्रियम। क्यूएसपी जो होता है एनिक प्रोडक्ट, वो हम लिखते हैं किसी भी टाइम टी पर। तो इक्विलिब्रियम पे केवल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे। मान लो Ag+Cl है तो Ag+Cl में लिख दो KSP। CaCl2 होता है Ca+2 2Cl-, लिखोगे कैसे, Ca+2 और जितना स्टोइकियोमेट्री रहता है उसको पावर कर देते हैं, Cl-2 को हो जाएगा स्क्वायर। LCl3 में Al+3 + 3Cl-, तो Al+3 ऐसे रह जाएगा क्योंकि इस पर कुछ है नहीं स्टोइकियोमेट्री और Cl का स्टोइकियोमेट्री 3 है तो 3 लिख दो। जनरल फॉर्म ये होता है, सबको पता होगा। देखो अब ट्रिक देखो, ट्रिक बोलो, याद करने का तरीका बोलो। अगर कोई ए बी है, जैसे मान लो HCl है तो AB1 ए और बी, तो KSP SC स्क्वायर के बराबर होगा। AB2 है, जैसे मान लो है CaCl2 तो AB2 हुआ ना, वहाँ पे KSP 4s³ होगा। A3B है तो 27s⁴, A2B3 है तो 108s⁴, AXBY है तो x जितना x है x पे पावर x कर दो, जितना y है y पे पावर y लिख दो, डॉट s करके दोनों को जोड़ दो x+y, ये होता है। मैक्सिमम तुम्हारे सारे क्वेश्चन अभी तक जितने नीट में आए यहीं से क्लियर हो जाएंगे, 1 2 3 4 यहीं से खत्म हो जाएंगे। एनिक प्रोडक्ट बोलते हैं क्यूएसपी निकालते हैं किसी भी टाइम टी पे। अगर क्यूएसपी केएसपी के बराबर है, सैचुरेटेड है, क्यूएसपी ज़्यादा हो गया तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। और क्यूएसपी कम है केएसपी से तो अनसैचुरेटेड है, पीपीटी नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक, अगर कॉमन एन इफेक्ट होगा तो सॉल्बिलिटी घट जाती है, ऑड एन इफेक्ट होगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, वहाँ पे अल्फा का भी रिलेशन मैंने बताया था। यहाँ पे कॉमन एन में सॉल्बिलिटी घट जाती है, ऑड एन में सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है, इफेक्ट लगता है। ठीक है, लेकिन दोनों कॉमन एन और ऑड एन दोनों का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है केएसपी पे। ये सॉल्बिलिटी की बात कर रहा हूँ, केएसपी हमारा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट होता है, तो कॉमन एन ऑड एन दोनों सॉल्बिलिटी को, कॉमन एन घटाता है और ऑड एन बढ़ाता है सॉल्बिलिटी को। केएसपी को दोनों टच नहीं करते, केएसपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। आगे बढ़ो। Hg+1 अनस्टेबल होता है, Hg2+2 Hg2Cl2 में टूट जाता है। तो हमेशा याद रखना कि Hg वाला जो कंडीशन होगा, कुछ भी बनाए Hg2Cl2 बनाए HgCl2 बनाए, दोनों में KSP क्या होता है 4s³ के बराबर होता है। दोनों साल्ट कैसे होते हैं, AB2 टाइप होते हैं। ठीक है, AB2 है A2B टाइप, तो 4s³ भी बनता है दोनों में। आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है, डिफरेंट सोल्यूशन होगा, उनका पीएच क्या होगा, सेम होगा। 2 जड़ें होंगी, फल एक होगा, तो डिफरेंट सोल्यूशन होगा, सेम पीएच होगा। तो दोनों का पीएच सेम है, यानी पीएच सेम है तो H+ सेम है। H+ क्या होता है, C × α क्या होता है, रूट में K1 × C, तो रूट में K1C1 रूट में K2C2, ये खत्म हो जाएगा रूट से रूट, तो K1C1 K2C2 हो जाएगा। और कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर अपन वॉल्यूम, तो हो जाएगा K1/V1 K2/V2। बस सिंपल सा फॉर्मूला याद हो जाएगा, बस बात खत्म। पीएच तुमने सेम कर दिया तो H+ सेम हो गया, बाकी अपना निकालते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होगा जितना ज़्यादा H+ होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, तो H+ क्या होगा C होगा, रूट में K × C हो जाएगा, बस बात खत्म। एम्फीप्रोटिक मतलब उसमें एसिड भी है उसमें बेस भी है, तो उसका पीएच निकालना है तो क्या करो, pKa1 + pKa2/2 कर दो। pKa1 क्या होगा, K तुमको वहाँ पे pKa1 नहीं दिया होगा, तुमको वहाँ पे K दिया होगा,
वहाँ से तुम पी के निकालो, जैसे मान लो 10⁻5 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बस बात खत्म। मैं कई बार बोल चुका हूँ बात खत्म, और बात अभी खत्म नहीं हुई है, ये बहुत ज़्यादा है। पॉलीप्रोटिक कंपाउंड में क्या होता है, जैसे मान लो पॉलीएसिडिक बेस है और पॉली बेसिक एसिड है, मतलब क्या होता है डायरेक्ट नहीं बनता, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा ऐसा। जैसे AlO3 है, Al+3 में टूटा 3OH माइनस में, के भी दिया हुआ है, ठीक। तो ए डायरेक्ट नहीं बना, के भी डायरेक्ट नहीं बना, के भी पहले AlOH3 था, टूटा AlOH2 में एक OH निकला तो K1 बना, फिर AlOH2 से एक OH और निकला तो Kb2 बना, फिर OlOH2 प्लस से एक OH निकला तो Kb3 बना। तो जो Kb होगा हमारे पास वो Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3 हो जाएगा। हमने निकाला लॉग इसका, लॉग निकालो तो Pkb इक्वल टू Pkb1 प्लस Pkb2 प्लस Pkb3 हो जाएगा। और इस चीज़ याद रखना, अगर Kb1 ज़्यादा होगा हमेशा Kb2 से और Kb3 से, यानी जो Kb1 होगा हमेशा Kb2 से ज़्यादा होगा, फिर Kb3 से ज़्यादा होगा, ठीक है, Kb2। तो Pkb1 उल्टा हो जाएगा, जानते ही हो। एसिडिक कंपाउंड में क्या होगा, K1 इंटू K इंटू K3 हो जाएगा, Pk1 Pk2 Pk3 हो जाएगा। K1 अगर ग्रेटर देन K2 K3 है, मालूम होना चाहिए ना कि जो ऊपर वाला K1 होगा चाहे Kb1 होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा Kb2 से Kb3 से, K1 ज़्यादा होगा हमेशा K2 से K3 से, ठीक है। S प्लस इक्वल टू क्या निकालो, रूट में सी अल्फा इक्वल रूट में K इंटू सी। जो K का वैल्यू रखोगे, कहोगे भैया कौन सा K रखेंगे, तो लास्ट वाला K का रखोगे। लास्ट वाला का जो K होगा, लास्ट वाले की जो कंसंट्रेशन होगी उसके K का, जैसे लास्ट वाले की कंसंट्रेशन मान लो दे दिया इसने 0.3 मोल, तो जो 0.3 होगा वही उसका K होगा, ठीक है, वही लिखा हुआ लास्ट वाले की कंसंट्रेशन उसके K के बराबर होगी। आगे बढ़ो, ये देखो टाइट्रेशन वगैरह मतलब पूछा नहीं जाता है, लेकिन देख लेना बस। एक चीज़ याद रखना कि एसिड बेस टाइट्रेशन देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो 3 से 11 तक होगा, कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड आया, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होगा, अभी भी 7 से कम ही होगा, यानी 3 से 7 तक होगा, और मिथाइल ऑरेंज यूज़ करोगे। वीक एसिड है यानी 7 से ज़्यादा होगा, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या हुआ 7 से ज़्यादा, तो 7 से 11 तक होगा, फेनोल्फथालीन यूज़ करोगे। और वीक एसिड वीक बेस है तो 6.5 से 7.5 फिनोल्ड्राइड। इतना बस याद रखो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं तो तुम इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, इंडिकेटर का नाम आज तक कहीं पूछा नहीं है, बट तुम देख लेना बस, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक वगैरह अगर जुड़ गई है तो बस थोड़ा सा देख लेना कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज रेड को एसिडिक मीडियम से बेसिक में येलो में कर देता है, ठीक है। तुम्हें ये कलर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस इसका रेंज याद रखना कि मिथाइल ऑरेंज 3 से 4.5 तक, मिथाइल रेड 4.5 से 6.5 तक, और फिनॉल रेड 6.5 से 6.2 से 8.2 तक, बाकी 10.2 तक। बस ये क्या याद कर लो, बस थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के आगे बढ़ते जाना अपना, और इंडिकेटर याद कर लो। तो जो इसका पीएच होता है इंडिकेटर्स का, वो होगा Pk1 प्लस लॉग आयनाइज्ड अपन अनआयनाइज्ड। जो आयनाइज्ड हो चुका है, और अनआयनाइज्ड मतलब जो आयनाइज्ड अभी नहीं हुआ है, यानी कि जो बचा हुआ है, ये मतलब जो हो चुका है, और अनआयनाइज्ड मतलब जो बचा हुआ है, ठीक। तो पीएच क्या हो जाएगा Pk1 प्लस लॉग आयनाइज्ड अपन अनआयनाइज्ड। ये भी होगा, रेंज क्या होगा Pk1, ऊपर से जो रेंज होता था Pk1 प्लस माइनस 1, यहाँ पर भी Pk1, दोनों रेंज बराबर होंगे, रेंज उसका होता है। और पीएच का चेंज निकालोगे तो 2 लॉग आयन परसेंटेज अपन एच आयन, यानी कि आयनाइज्ड यानी जो डिसोसिएट हो चुका है, और एच आयनाइज्ड मतलब जितना बचा है, जितना रिमेनिंग है। अनआयनाइज्ड मतलब क्या होता है, जितना रिमेनिंग है। आयनाइज्ड मतलब जो हो चुका है, डिसोसिएट हो चुका है। अनआयनाइज्ड मतलब जितना बचा हुआ है, ठीक है। 75% मान लो लिखा है तो 75 हमारा डिसोसिएट हो गया, बचा कितना, 100 में से 75 घटा दो, 25 बचा, तो 25 यहाँ पुट करो। अब देखो डाइल्यूशन, देखो डाइल्यूशन अगर तुम कर रहे हो, एसिडिक सोल्यूशन है, तो अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन है उसका तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, 10 टाइम डाइल्यूट करोगे तो पीएच 1 से बढ़ेगा, 100 टाइम करोगे तो पीएच 2 से बढ़ेगा, 1000 टाइम पीएच 3 से बढ़ेगा। तुम इसको लगा भी सकते हो अपने क्वेश्चन से, बट थोड़ा सा तुमको अगर जानकारी रहेगी तो तुम देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ट्रिक है ये। तो एसिडिक सोल्यूशन है, उसको डाइल्यूट किया 10 टाइम, पीएच 1 से बढ़ा, 100 टाइम्स पीएच 2 से बढ़ा, 1000 टाइम पीएच 3 से बढ़ा। बेसिक सोल्यूशन है, 10 टाइम डाइल्यूट करोगे तो पीएच 1 से घटेगा, 100 टाइम पीएच 2 से घटेगा, 1000 टाइम पीएच 3 से घटेगा, ठीक है ना। कुछ था नहीं, बस घटने बढ़ने का खेल था, और सारी कुछ था नहीं। एसिडिक में बढ़ने लगेगा, बेसिक में घटने लगेगा। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, आयनिक इक्विलिब्रियम। मेडिको होली के चैनल का नाम है, शेयर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये नीट अवतार सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो ख़त्म भी होगी, अच्छे से फॉलो करो। यहाँ पीडीएफ और नोट्स के लिए यहाँ पे आ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं कल सॉल्व इसके सुबह आज 9 बजे, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा दूंगा सारे, और कल शाम को 8 बजे या 9 बजे सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करेंगे। तो थोड़ा सा थका हुआ था मैं, क्योंकि कल बताया ही था ग्रुप में क्या हुआ था, तो थोड़ा थका हुआ हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है गला भी मेरा बैठा हुआ है, तो कुछ दिक्कत होगी, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। बाकी जितने पॉसिबल फॉर्मूले हैं, जितना कुछ पूछा जा सकता है, मैंने सब इसमें डाल दिया है। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।